सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैपिंग के क्रम में नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करने के बाद साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं। हम वर्ल्ड टूर पे थे और हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कंप्लीट कर लिया था। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ देख ली थी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाली थी। अब हम साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं और साउथ अमेरिका को भी उसी क्रम में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे जैसा हमारा कमीशन हमसे प्रश्न पूछने का प्रयास करता है। जब हम नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका की तरफ आते हैं तो हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री देखने को मिलेगी विच इज़ पनामा। और यहाँ पे पनामा कैनाल भी आपको देखने को मिली थी जिसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक था। पनामा कैनाल से साउथ की तरफ आने पर हमें जो साउथ अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री देखने को मिलेगा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करता है, वो है कोलंबिया। तो कोलंबिया कार्य करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ने का। कोलंबिया के बाद अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलने वाला है वेनेजुएला। ओके, अगर हम कोलंबिया की राजधानी की बात कर लें तो वह है बोगोटा। और अब वेनेजुएला की तरफ जब बढ़ गए तो वेनेजुएला में हमें उसकी कंट्री उसकी कैपिटल देखने को मिलेगी विच इज़ काराकस, जो कैरिबियन सी के कोस्ट पर स्थित है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ने पर यानी ईस्ट की तरफ बढ़ने पर हमें देखने को मिलेगा गयाना। गयाना की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। ऐसे ही सुरीनाम और फ्रेंच गयाना। आप देख सकते हैं कि इन सब की जो कैपिटल्स हैं, जैसे जॉर्ज टाउन हो गया, ठीक है, पैरम्बेरो हो गया, साइन हो गया, और उसके बाद जो हमने काराकस देखी थी वेनेजुएला की, ये चारों ही आपको कोस्ट पर देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन ऐसे अराइज हो सकता है कि साउथ अमेरिका की वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो कैपिटल्स हैं वो कोस्ट पर स्थित हैं। ऐसे ही फ्रेंच गयाना से नीचे की तरफ बढ़ने पर हमें देखने को मिलने वाला है ब्राज़ील। और जो ब्राज़ील है उसकी जो कैपिटल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्राज़ील की कैपिटल्स टाइम टाइम पर चेंज हुई हैं, काफ़ी कैपिटल चेंज हुई हैं। जिस प्रकार से इंडिया की भी कैपिटल जब औपनिवेशिक काल था उस काल में अलग हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी, और फिर चेंज प्रयागराज भी बनाई गई थी एक दिन के लिए, और उसके बाद दिल्ली बनाई गई। ठीक उसी प्रकार से ब्राज़ील की कैपिटल्स को भी चेंज किया गया। लेकिन ब्राज़ील की कैपिटल्स को चेंज करने का कारण उन क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक उत्थान करना था। प्राचीन काल में जो अगर हम बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी साओ पोलो भी हुआ करती थी। उसके बाद रियो डी जेनेरो को उसकी राजधानी बनाया गया। आफ्टर दैट अभी जो वर्तमान में राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन इसको राजधानी बनाने के बाद इसका काफ़ी आर्थिक विकास हो चुका है। ब्राज़ील के बाद अगर हम दक्षिण में आते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट देश देखने को मिलेगा विच इज़ उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो भी कोस्ट पर ही स्थित है। उसके बाद उरुग्वे के बाद हमें नीचे की ओर आने पर देखने को मिलेगा अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स भी हमें कोस्ट पर ही देखने को मिलने वाली है। अर्जेंटीना के नॉर्थ में वेस्ट में अगर हम देखें तो हमें इम्पॉर्टेंट जो कंट्री है देखने को मिलेगी जो चिली के शेप की है, उसका नाम भी है चिले। ओके, और इसकी जो कैपिटल है वो आपको सेंटियागो देखने को मिलेगी। और सेंटियागो कोस्ट में नहीं, कोस्ट से दूर स्थित है। ओके, उसके बाद चिली से ऊपर की ओर जाने पर हमें देखने को मिलने वाला है पेरू। और पेरू की राजधानी लीमा भी कोस्ट में ही स्थित है। आफ्टर दैट इक्वाडोर देखने को मिलेगा और इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो। तो ये तो थी साउथ अमेरिका की सभी कोस्ट पर स्थित, यानी जो अपना एक बॉर्डर है वो कोस्ट से यानी किसी ना किसी ओशन से लगाती हैं, वो राजधानियाँ, वो कैपिटल्स या वो कंट्रीज़। और उसके बाद हम बात करेंगे दो ऐसी इंपॉर्टेंट लैंडलॉक कंट्रीज़ की जो साउथ अमेरिका की दो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं विच आर बोलीविया। और बोलीविया की राजधानी आपको देखने को मिली लापाज। और पराग्वे की राजधानी आपको देखने को मिलने वाली है ऑशियसन। ओके, तो ये तो था पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउथ अमेरिका। इसके बाद आप आसपास में हम कौन कौन से ओशंस हैं उसको भी देख सकते हैं। ये आपको साउथ अमेरिका के वेस्ट में देखने को मिलेगा साउथ पैसिफिक ओशियन। और साउथ अमेरिका के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा साउथ अटलांटिक ओशियन। साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में कैरिबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आपको देखने को मिलने वाला है। और साउथ अमेरिका के साउथ पार्ट में आपको यहाँ पे साउथर्न ओशियन देखने को मिलने वाला है, ठीक, यानी दक्षिणी महासागर देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल मैप को कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के जियोग्राफिकल लोकेशंस की। जियोग्राफिकल लोकेशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन रेंज की। साउथ अमेरिका की जो सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी वो है एंड्रीज माउंटेन रेंज। एंड्रीज माउंटेन रेंज का विस्तार वेनेजुएला से लेकर
चिले, अर्जेंटीना तक आपको देखने को मिलेगा और ये 7 देशों में फैली हुई एक माउंटेन रेंज है। ये नवीन मोड़दार पर्वत है। जिस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में हमने रॉकी माउंटेन्स को देखा था, ठीक उसी प्रकार से साउथ अमेरिका में हम देखने वाले हैं एंडीज़ को। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। अगर पहले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो हमें देखने को मिलने वाला है हिमालय। ओके, और इस पर्वत से निकलने वाली नदियों की बात करें तो इम्पोर्टेंट नदी है मैग्डलिना, जो कोलंबिया से निकलती है और कैरेबियन सागर में जाकर गिरती है। अगर एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में हम कोलंबिया से नीचे इक्वाडोर की तरफ आते हैं तो इक्वाडोर में हमें क्वीटो, जो इसकी राजधानी भी थी, वो देखने को मिलने वाली है। ये एंडीज पर्वत में ही स्थित है और इसी पर क्वीटो के पास में हमें विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेगा, विच इज़ वोल्केनो कोटोपैक्सी। ओके, यानी कोटोपैक्सी पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और ये हमें एंडीज पर्वत रेंज में ही देखने को मिलने वाला है। कोटोपैक्सी के साथ साथ हमें यहाँ नीचे की तरफ चिम्बेज़ारो भी देखने को मिलेगा और चिम्बेज़ारो इक्वाडोर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एंडीज पर्वत रेंज में क्वीटो में आप कोटोपैक्सी और चिम्बेज़ारो देखने के बाद जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बोलीविया का पठार। और बोलीविया का पठार एक अंतरा पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है। सिंपली अगर हम ऐसे समझें कि अंतरा पर्वतीय पठार दो पर्वतों के बीच में स्थित पठार है। बोलीविया के पठार को एल्टीप्लानो भी कहा जाता है। अब एल्टीप्लानो क्या होता है? एल्टीप्लानो एल्टीप्लेनेशन की क्रिया से उत्पन्न होता है। एल्टीप्लेनेशन क्या होता है? एल्टीप्लेनेशन को अगर सिंपली समझें तो ये जो क्षेत्र है बोलीविया का, ये अधिक ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बर्फ के पिघलने के कारण भूमि का समतलीकरण हो जाता है। तो भूमि के समतलीकरण होने की इस प्रक्रिया को हम एल्टीप्लेनेशन कहते हैं और बोलीविया का पठार इसी एल्टीप्लेनेशन की क्रिया से निर्मित हुआ है। यही कारण है कि बोलीविया के पठार को एल्टीप्लानो भी कहा जाता है। बोलीविया के पठार के आर्थिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर हमें टिन का भंडार देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका में टिन के भंडार की दृष्टि से बोलीविया का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। बोलीविया की राजधानी की बात करें तो लापाज के समीप आपको पोपो झील देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अगर बोलीविया है तो ये आपको लापाज देखने को मिलेगा और लापाज के पास आपको देखने को मिलेगी पोपो झील। और बोलीविया और पेरू की सीमा पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट झील देखने को मिलने वाली है, विच इज़ लेक टिटिकाका। और लेक टिटिकाका विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, यानी नेविगेबल लेक है। और यहाँ अगर आप बोटिंग करते हैं तो आपने विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर बोटिंग करी है, यानी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बोटिंग वाली झील आपको लेक टिटिकाका देखने को मिलेगी। अब तो हमने बात कर ली थी एंडीज माउंटेन रेंज में इन सारी चीज़ों की, यानी हम सबसे पहले गए थे कोलंबिया में। यहाँ पे हमने मैग्डलिना रिवर देखी। उसके बाद हम इक्वाडोर में क्वीटो पे गए। क्वीटो से हमने देखा कोटोपैक्सी को वहाँ पे हमने चिम्बेज़ारो को देखा। उसके बाद नीचे की तरफ आने पर हमने बोलीविया का पठार देखा जो एल्टीप्लेनेशन की क्रिया से बना है, इसीलिए हमने उसे एल्टीप्लानो भी कहा। और इसी के पास में लापास के पास में हमने देखी टिटिकाका झील और पोपो झील। अगर हम एंडीज माउंटेन रेंज में इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें नॉर्थ की तरफ देखने को मिलने वाला है काराकस, जो वेनेजुएला में स्थित है। और वेनेजुएला, जैसे कि हम जानते हैं अब कि काराकस वेनेजुएला की राजधानी भी है, तो यहाँ पे आपको काराकस माउंटेन पीक देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आने पर आपको नीचे की तरफ जब आते हैं तो इक्वाडोर में दो इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आप जानते हैं, कोटोपैक्सी और चिम्बेज़ारो देखने को मिलेगा। और जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ बढ़ने के क्रम में हमें अर्जेंटीना और पेरू के सीमा पर दो इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन पीक्स हैं वो देखने को मिलेंगी, विच आर ओजाज del Salado और एकांकागुआ। तो ओजाज del Salado और एकांकागुआ देखने को मिलेगी। और जो एकांकागुआ है वो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है।
जब चिले और पेरू की सीमा पर जाते हैं तो चिली और पेरू की सीमा पर हमें अटाकामा मरुस्थल देखने को मिलेगा। अटाकामा मरुस्थल एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय तटीय मरुस्थल है जिसका तट किससे लगता है, साउथ पैसिफिक ओशियन से लगता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल है जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान भी है। अगर अटकामा मरुस्थल में ही बात करें तो यहाँ पे आपको एक अरिका देखने को मिलेगा। अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है जिसे हम गोस्ट टाउन या प्रेतों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यह एक समय तक कैलीचे, जिसे हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहते थे, के भंडार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसका भंडार समाप्त हो जाने के कारण अरिका का कोई भी आर्थिक महत्व न रह जाने के कारण इसे हम घोस्ट शहर कहते हैं। अटाकामा का मरुस्थल विश्व स्तर पर तांबे के भंडार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यहीं पर इक्विक के समीप चिक्विकामाटा में तांबे के खनन का एक प्रसिद्ध केंद्र भी आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं। और यहीं पर आपको मकर रेखा के समीप एंटोफगास्टा भी देखने को मिलेगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके समीप में आपको एंटोफगास्टा शहर देखने को मिलने वाला है। अटाकामा मरुस्थल के आर्थिक महत्व को देखने के बाद जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो सेंट्रल चिले में हमें वालपेराइजो और सैंटियागो देखने को मिलने वाला है। वालपेराइजो और सैंटियागो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित स्थान हैं और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो अवस्थित स्थान होते हैं, विनो कि ये रसदार फलों की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और रसदार फलों की खेती होने के कारण यहाँ पर आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देखने को मिलेगा। अब ये तो हमने बात करी मेनलैंड की। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं चिले में तो हमें यहाँ पर आइलैंड के ग्रुप देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको एक मैगलन जनसंधि देखने को मिलेगी, स्टेट ऑफ मैगलन देखने को मिलेगा। जो स्टेट ऑफ मैगलन है वो दक्षिण अमेरिका के मेनलैंड को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। तो टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका के बीच में आपको स्टेट ऑफ मैगलन देखने को मिलेगी और यहीं पर टेरा डेल फ्यूगो में आपको पुंटा आयनस देखने को मिलेगा और ये जो पुंटा आयनस है ये विश्व का दक्षिणतम शहर है और यहीं पर चिली में खनन क्षेत्र भी है, लेकिन प्राकृतिक दशाएं कुछ इस प्रकार की हैं कि यहाँ पर खनन कार्य अत्यधिक मुश्किल है। ओके, और तकनीकी दृष्टि से यहाँ पे इस खनिज तेल का दोहन करना भी कठिन है। टेरा डेल फ्यूगो में ही आपको उशियो शहर देखने को मिलेगा और ये विश्व का सुदूर दक्षिण में अवस्थित अधिवास है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, यानी इसके दक्षिण में आपको किसी भी प्रकार का कोई अधिवास देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें साउथ अमेरिका के साउथर्न पॉइंट की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केप हॉर्न, जो हॉर्नस आइलैंड पर स्थित है। तो यहाँ पे जो केप हॉर्न है वो साउथर्न पॉइंट है साउथ अमेरिका का। सो आज हमने इन साउथ अमेरिका को पॉलिटिकल मैप और कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस को देखा। इससे आगे वीडियो में हम इम्पोर्टेंट प्लेटूज़ की बात करेंगे, जो साउथ अमेरिका के इम्पोर्टेंट प्लेटूज़ हैं, इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं और इम्पोर्टेंट अमेजन बेसिन की बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच guys for watching this video. Please do like, share and subscribe. Thank you.